बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्ज़ाम में स्वागत है। तो बच्चों, यह इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें अभी तक हमने 13 टेस्ट सीरीज हल की हैं और आज के वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि राष्ट्रपति से संबंधित होंगे। और बच्चों, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो जा कर के देखें। और क्योंकि इंडियन पॉलिटी से संबंधित इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, बिना किसी देरी से हम टेस्ट सीरीज का 14वां वीडियो प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति है, यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको अपना त्यागपत्र सौंपेगा? तो बच्चों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यानी कि भारत में हमेशा एक राष्ट्रपति होगा, चाहे क्यों ना वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। और इस संबंध में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो बच्चों, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? बच्चों, भारत एक संघीय प्रकृति वाला देश है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है और उन शक्तियों का विभाजन संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया गया है। तो बच्चों, भारत के संविधान के 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए योग्य है? यानी भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार बन सकता है। यानी भारत में कोई भी सीमा नहीं तय की गई है। तो बच्चों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव पुनः उम्मीदवार बन सकता है, यानी कितने भी कार्यकाल के लिए वह राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है? बच्चों, भारत में कोई भी व्यक्ति कितने भी कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, कोई सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है, यदि वह अपने पद से पहले ही त्यागपत्र न दे। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वह कभी भी खाली नहीं रहेगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी जो संघ सरकार है उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के में निहित होती है। अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति अपने पद से यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इन प्रश्नों के बीच में हम इन प्रश्नों के बारे में विस्तार से पूर्वक चर्चा करते हैं, जिससे कि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करके रिवीजन करते रहें, क्योंकि इन्हीं तथ्यों से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? बच्चों, इसके पहले ही हमने महत्वपूर्ण तथ्यों में देखा था कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यह महाभियोग किस कारण से लगाया जा सकता है? वह कौन सा कारण है जिस कारण राष्ट्रपति पर हम महाभियोग के द्वारा उसको उसके पद से हटा सकते हैं? तो बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक कारण से लगाया जाता है, संविधान के उल्लंघन पर। तो बच्चों, इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? यानी कि संसद का कौन सा सदन है जिसमें महाभियोग प्रारंभ किया जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग यानी संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। बच्चों, महाभियोग का आरोप लगाने के पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है? यानी कि संसद में किसी सदन के द्वारा यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो उस सदन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है, 14 दिन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाले प्रस्ताव को संविधान के दोनों सदनों में किस बहुमत से पास होना आवश्यक है? यानी कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के सदनों में किस बहुमत से उसको पास होना आवश्यक है? तो बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग वाले प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से प्राप्त होना आवश्यक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? यानी कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो बच्चों, राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के नामांकित सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए अभियोग प्रस्ताव पर केवल लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। बच्चों, इसके पहले टेस्ट सीरीज में हमने विस्तार पूर्वक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग पर केवल राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम्स में बच्चों कई बार पूछा गया है। यदि आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेना है तो आप पिछले वाले टेस्ट सीरीज को हल करिए। उसमें हमने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है संवैधानिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी है सांविधिक प्रक्रिया। आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो वह किस प्रकार की प्रक्रिया है। बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि यह पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन करने पर उस पर महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि महाभियोग का आरोप संसद के लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में प्रारंभ किया जा सकता है। उसके अलावा संविधान के उल्लंघन के आरोप प्रस्ताव पर, क्योंकि संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उस आरोप प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है कि उस पर महाभियोग लगाया जा रहा है। जो महाभियोग का आरोप प्रस्ताव होता है बच्चों, वह संसद के दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है और संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। बच्चों, इसमें क्या होता है कि
महाभियोग का जो आरोप प्रस्ताव होता है संसद के एक सदन में लाया जाता है। उसके बाद जो संसद का दूसरा सदन होता है वह उसकी जांच करता है। उसके बाद यदि वह दोनों सदन 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि यह पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ भाग लेते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा, तो आप इस तथ्य को नोट कर लीजिए। बच्चों, हम बीच बीच में महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको किसी भी प्रश्न के बारे में कोई डाउट ना रहे, आप उस प्रश्न के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकें। बच्चों, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में इन्होंने भाग लिया था। बच्चों, एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। अगला प्रश्न बच्चों, राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण रिक्त होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर निर्वाचन करना होता है। यानी कि राष्ट्रपति यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है या निष्कासन के कारण रिक्त होता है तो उसको कितने दिनों के अंदर भरना आवश्यक है। तो बच्चों, यह अधिकतम सीमा है 6 महीने। और बच्चों, भारत में 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनका उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई है, और वह हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो बच्चों, राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश से, जैसे उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण रिक्त होता है तो उसको 6 महीने के अंदर उसका दोबारा चुनाव करना होता है। और जब कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुन करके आता है तो वह अगले 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनता है, ना कि शेष कार्य के लिए। भारत के राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारण से रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है। यानी कि भारत में राष्ट्रपति का पद यदि उसकी मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा खाली होता है तो उस समय नए चुनाव होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। बच्चों, कुछ राष्ट्रपति पद की रिक्तता के कारण तथा समाधान के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, भारत के राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। जैसे कि यदि उसका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो बच्चों, यदि उसका 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होता है तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव उसके कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही करा लिया जाता है। यदि त्यागपत्र देने पर उसका पद रिक्त हो जाता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर, उसकी मृत्यु पर, और बच्चों अंतिम कारण यह है कि यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अहर्ह ना हो अथवा निर्वाचन को अवैध घोषित किया गया हो तो इस तरह से भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो हमने राष्ट्रपति के पद रिक्तता के कितने 5 कारण देखे, जिनमें से एक कारण तो सामान्य है कि 5 वर्ष की कार्यकाल पे उसका जब समाप्त होता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है, लेकिन 4 आकस्मिक हैं और इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। बच्चों, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने का कारण यदि उसका कार्यकाल का समाप्त होना है तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर अवश्य करा लेना चाहिए। यानी कि बच्चों, ये राष्ट्रपति के पद की रिक्तता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है और एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको रिक्तता के कारण तथा उसका निर्वाचन कैसे होता है तथा आने वाले कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति कब तक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। ये सभी हमने जानकारी इस महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कशन के बाद जाना है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है।
ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि संघ सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। बच्चों, भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? यानी जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किस व्यक्ति की सलाह पर करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वरिष्ठ मंत्री, ऑप्शन डी है उपसभापति। बच्चों, संघ सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। बच्चों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि संघ सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, यानी संघ सरकार सारे कार्य अपने राष्ट्रपति के नाम पर करती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, यानी कि बच्चों, लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बच्चों, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो बच्चों, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसको है? यानी भारत में राज्य क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र यदि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो वह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। बच्चों, इस प्रश्न में कई बार बच्चे गलती से गृह मंत्री पर सही का निशान लगा के आते हैं, जो कि गलत है। संसद की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? यानी कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन सा व्यक्ति बुलाता है? बच्चों, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसमें कई बार बच्चे गलती से प्रधानमंत्री बताते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बच्चों, संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन वहीं पर संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी बच्चों अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? यानी कि हर 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद जो प्रथम अधिवेशन होता है उसको कौन सा व्यक्ति संबोधित करता है? तो बच्चों, प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति करता है? आपको बताना है कि निम्न जो 3 कार्य हैं उनमें से कौन कौन सा राष्ट्रपति कार्य करता है। अनुसूचित आयोग की नियुक्ति, यह बच्चों राष्ट्रपति कार्य करता है। लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बच्चों, प्रथम अधिवेशन को संबोधित भी राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? यानी जो बच्चों लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति मनोनीत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो बच्चों, लोकसभा में अधिकतम 2 व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत हो सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति
साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? तो बच्चों, भारत का राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो बच्चों, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन का भी निर्धारण करता है। बच्चों, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक कभी भी बुला सकता है, यानी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आह्वान भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में या बहुमत, जब कोई सरकार बहुमत खो देती है तो उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। बच्चों, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप बार बार रिवीजन कीजिए। मैंने प्रत्येक वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य विस्तार से चर्चा किए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आगे है संसद में जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमने पहले विस्तार से चर्चा की थी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत कर सकता है। इसके साथ साथ वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों में से कम 12 व्यक्तियों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत कर सकता है। बच्चों, हमने विस्तार से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य चर्चा किए हैं। तो बच्चों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको जल्द ही आने वाला वीडियो मिल सके। धन्यवाद।